हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद होम क्लासेस में मैं अमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कार्बन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। तो क्या होता है कार्बन और उसके बारे में डिटेल से हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। और ये वीडियो जो है वो क्लास 10th और 11th-12th के लिए खास तौर से बेहद इंपॉर्टेंट होती है। अब इसमें क्योंकि कार्बनिक चैप्टर जो है वो आपको 10th में यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर मिल जाता है और इसी के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का परिचय। कार्बन का परिचय। तो कार्बन का परिचय अगर हम जाने तो इसमें क्या होता है, कार्बन जो होता है कि कार्बन ब्लैक रंग का होता है और इसका प्रतीक क्या होता है, कार्बन का प्रतीक अगर देखें प्रतीक तो कार्बन का प्रतीक होता है C और ये काले रंग का पदार्थ होता है। काले रंग का यानी काला रंग वाला पदार्थ काले रंग का पदार्थ होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसके स्रोत क्या क्या होते हैं, तो कोयला है, काजल है, इसके स्रोत हो जाते हैं। और खास तौर से अगर देखा जाए तो ये जंतु और वनस्पतियों में पाया जाता है। तो इसके स्रोत अगर हम बात करें, इसके स्रोत क्या क्या हो जाते हैं, कार्बन के स्रोत अगर बात करें तो ये काजल, कोयला। अब क्योंकि काजल जो है और कोयला जो है, कोयला तो देखा जाएगा तो पेड़ पौधों के जीवाश्म बनने से ऐसा पदार्थ बन जाता है जो कि कोयला कहलाता है, जो काला रंग का होता है। आप देखे होंगे खुदाई के दौरान जो खानों से प्राप्त होता है कोयला, वो एक प्रकार से पादपों के करोड़ों वर्षों पहले उच्च ताप और उच्च दाब पर दबे होने के कारण जो रूपांतरण आता है वो कोयला कहलाता है। तो काजल और कोयला हो जाते हैं जो कि खासतौर से अगर देखा जाए तो जंतु और वनस्पति खासतौर से स्रोत इनके होते हैं, जंतु तथा वनस्पति। जंतु तथा वनस्पति। अब जंतु और वनस्पति में अगर बात करें हम तो जंतुओं से क्या बनता है, तो मैंने कहा जंतुओं से बनता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम अर्थात जंतुओं से अगर कोयला प्राप्त हो रहा है तो पेट्रोलियम के रूप में प्राप्त होता है। जैसे आपने देखा होगा एलपीजी, सीएनजी जो कि मेथेन और प्रोपेन ब्यूटेन की स्रोत होती हैं। वहीं पे वनस्पति से अगर बात करें तो यहाँ से क्या प्राप्त होता है आपको, कोयला। कोयला ये आपको मेनली दिख जाता है। तो कार्बन का प्रतीक देख लिया आपने, कार्बन का स्रोत क्या होता है वो देख लिया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसका अगर हम अपर रूप देखें, इसके अपर रूप भी होते हैं, तो कार्बन का अपर रूप क्या होता है, अपर रूप एलोट्रॉप्स क्या होते हैं इसके, तो अपर रूप इसके 3 होते हैं। एक होता है हीरा जो सबसे कठोरतम तत्व होता है, कैसा होता है, सबसे कठोरतम तत्व होता है। दूसरा होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट जो होता है ये है तो अधातु परंतु विद्युत की सुचालक होती है, जैसे कि पेंसिल की नोक होती है तो उसमें ये पाया जाता है। और साथ ही साथ एक और होता है फुलरीन। फुलरीन फुलरीन जो कि बकी बॉल संरचना के टाइप का होता है, बकी बॉल संरचना का होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो जाते हैं यहाँ पर। इसके अगर हम बात करें इस समस्थानिक क्या होता है इसके, समस्थानिक। तो कार्बन के समस्थानिक क्या हो जाते हैं, समस्थानिक अगर हम बात करें तो C612 और C614 इसके 2 अब समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं, जिनका देखिए ये नीचे परमाणु क्रमांक होता है, नीचे मैंने कहा परमाणु क्रमांक जिसको हम Z से लिखते हैं, और ऊपर भार होता है जिसको हम A से लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नीचे परमाणु क्रमांक 6 दोनों का है, सेम है, और ऊपर भार इसका 12, यहाँ पे 12 है, कार्बन 12 का 12 है और कार्बन 14 का 14 है। अब इसका उपयोग जो होता है वो कार्बन डेटिंग में किया जाता है। कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग क्या होती है, तो जीवाश्मों की आयु का पता करने में कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है, तो जिसमें कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा आपको। नेक्स्ट है अगला 5th नंबर। इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो
तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, हम बात कर रहे हैं अभी, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1s2 2s2 2p 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और अगर इसका स्ट्रक्चर हम बना लें तो ये, क्योंकि पहला कोष होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोष में 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए, 2 और 8 होने चाहिए, यहाँ पे 4 कम है। अब ये 4 कम कैसे हैं, तो ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल हो जाता है, ये s कौन सा 2s और ये 2p, इसको मिटा रहे हैं, ये 2s और 2p, 2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 2 है, ये ग्राउंड स्टेट है, अगर ये एक्साइटेड होकर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ आ जाता है इस वाले में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ये चारों एक एक बॉन्ड बना लेते हैं। इस प्रकार अगर इसकी संयोजकता देखी जाए, कार्बन की संयोजकता तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है, अर्थात ये कार्बन जो होता है वो चतुष्क संयोजी होता है। इसको क्या कहेंगे, चतुष्क संयोजी तत्व होता है, कौन, तो कार्बन। 6 नंबर प्रॉपर्टीज होती है। 7 नंबर देखेंगे, 7 नंबर में अब हम बात करेंगे तो इसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार की बात कर लेते हैं। जो नॉर्मल इसका पहला कार्बन जो होता है यानी C612 होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है कितना, तो इसका परमाणु क्रमांक हालांकि हमें पहले बताना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले, लेकिन ध्यान दीजिएगा, तो परमाणु क्रमांक इसका 6 हो जाता है, जिसको हम किससे लिखते हैं, परमाणु क्रमांक को किससे लिखते हैं, Z से लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, परमाणु क्रमांक 6। और परमाणु भार कितना हो जाएगा, परमाणु भार जिसको किससे लिखते हैं, हम A से लिखते हैं, और ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, 12। अब 12 कहां से आ गया, तो ये जो होता है Z जो A जो होता है, क्योंकि Z तो प्रोटॉनों की संख्या होती है, A जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों का योग होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, जो Z होता है ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो कि नाभिक में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो हम उन्हें परमाणु भार कहते हैं। अब अगला पॉइंट आता है, तो इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आप नोट करते चलिएगा, पॉइंट वाइज लाइन से आप नोट करते चलिएगा। 8 पॉइंट हो चुके हैं हमारे। नाइन नंबर का पॉइंट है, कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ले लेते हैं इस बार। कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन बराबर कितने होते हैं, 6। और कार्बन में प्रोटॉन कितने होते हैं, कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 6, क्योंकि जितने प्रोटॉन अंदर नाभिक में होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है किसके, इलेक्ट्रॉनों के, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब कार्बन की बात करें अगर, तो कार्बन में वो भी कौन से कार्बन में, तो C614 में कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या अगर पूछे, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपको पता है भार जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन यहाँ पे आपको बताया गया है 6 होते हैं, और न्यूट्रॉन जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, तो 12 से अगर 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बच जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, 10th नंबर और ये 11th नंबर, ठीक है। तो इतनी बातें आप जान चुके हैं। अब इसके बारे में हम ये जानेंगे कि ये बंध कौन सा बनाता है। तो 12 नंबर है बंध बनाने की प्रकृति, या बंध कौन से इनमें पाए जाते हैं। कार्बन के बंध जनरली देखे जाए तो इनमें सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। चलिए, बंध बनाने की प्रकृति, तो बंध बनाने में अगर बात की जाए तो कार्बन जो है वो सहसंयोजी बंध बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। अब ये सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, एक परमाणु अगर A है, इसका अपना इलेक्ट्रॉन है, तथा दूसरा एक परमाणु B है,
इसका एक अपना इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये अपना इलेक्ट्रॉन दोनों लोग दे देंगे और इससे एक बंध बन जाएगा, साझेदारी हो जाएगी। इस साझेदारी को क्या कहा जाएगा, तो इसको सहसंयोजी बंध कहते हैं। बराबर के इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहे हैं, तो ए बॉन्ड बी, तो यहाँ पे जो बंध बन रहा है ये कौन सा बंध है, सहसंयोजी बंध है, सहसंयोजी बंध है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब अगर बात करें तो सहसंयोजी बंध जो कार्बन में होते हैं वो संख्या के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। संख्या के आधार पर कितने, तो संख्या के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। सहसंयोजी बंधों के प्रकार इसमें होते हैं, कार्बन में सहसंयोजी बंध के प्रकार अब 2 तरह के होते हैं, क्योंकि संख्या के आधार पर और दूसरा हो जाएगा अतिव्यापन के आधार पर। अतिव्यापन के आधार पर, तो अतिव्यापन के आधार पर क्या होते हैं और संख्या के आधार पर क्या होते हैं, दोनों की बात हम करते हैं। सहसंयोजी बंधों के प्रकार क्या हो जाएंगे उनको देखना है आपको। तो संख्या के आधार पर अगर हम बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर एकल बंध पाया जा रहा है तो इसको हम कहते हैं एकल बंध। एक ही बंध अगर मौजूद है तो इसको एकल बंध कहते हैं, एकल बंध, सिंगल बॉन्ड कहते हैं इसको। और अगर कार्बन कार्बन के मध्य, क्योंकि कार्बन के तो 4 बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है तो बाकी के बॉन्ड अलग किसी अन्य तत्व से बन रहे होंगे। कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड होगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा हो जाता है कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, तो 2 अलग बॉन्ड, ये दोनों अलग अलग बना लेंगे, इसको कहेंगे द्विक बॉन्ड, द्विकबंध, द्विकबंध, डुअल बॉन्ड। डुअल बॉन्ड ये हो जाता है। और तीसरा हो जाता है क्या, 3rd नंबर का, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होंगे और एक एक बॉन्ड अलग होगा। अब इसको कहेंगे क्या, त्रिकबंध, त्रिकबंध, और इसको बोला जाता है क्या, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये 3 प्रकार के बॉन्ड हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर अतिव्यापन के आधार पर बात करें तो क्योंकि आपको पता है s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल जो होते हैं वो अतिव्यापन कर लेते हैं, अर्थात एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, ओवरलैपिंग कर लेते हैं, और ओवरलैपिंग के दौरान इनमें 2 प्रकार के बंध बनते हैं। अब ओवरलैपिंग में अगर देखा जाए तो कौन कौन से बंध बनते हैं, तो एक होता है सिग्मा बंध, सिग्मा बंध या बॉन्ड। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा को लिखते हैं आधा ना के जैसे, ये होता है सिग्मा। और दूसरा होता है क्या, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और पाई को बनाते हैं ऐसे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सिग्मा और ये पाई, फर्स्ट और ये सेकंड, 2 बंध होते हैं, सिग्मा बंध और पाई बंध। अब सिग्मा बंध बनने की 3 कंडीशन होती हैं और पाई बंध बनने की भी एक कंडीशन होती है, लेकिन इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, बंध 13 नंबर था, और इसी के अंतर्गत ये सारी चीजें। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, कार्बन की कुछ अन्य प्रॉपर्टी जो बची हुई हैं उनके बारे में जानते हैं। बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर। तो कार्बन किस प्रकार का तत्व है ये मेनली देखा जाता है, और इस पर ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, संयोजकता मैंने बता दी। तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, तो कार्बन पर कितने चार्ज आते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो कार्बन प्लस चार्ज भी रखता है, और कितने रखता है, 4, तथा कार्बन 4 माइनस चार्ज भी रखता है। तो अगर हम बात करें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, तो +4 से लेकर कहां तक, तो ये चलिए -4 तक चलेगी, ये सही रहेगा। तो ये +4 से लेकर -4 तक होती है ऑक्सीकरण संख्या, या आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगी ऑक्सीकरण संख्या, ये 14 नंबर हो जाएगा। और 15 नंबर में देखते हैं कार्बन किस प्रकार का तत्व है। अगर हम बात करें तो कार्बन
कार्बन पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक तत्व है। और क्या है ये एक प्रकार से देखा जाए तो उपधात्विक प्रॉपर्टीज थोड़ी सी रखता है, क्योंकि ये उपधातु तो नहीं है लेकिन उपधातु के नियर बाई होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको उपधातु कहा जाता है। तो एक प्रकार से हम इसकी बात करें तो ये अधातु है, अधातु है, लेकिन थोड़ा गुण इसमें धातुओं का और थोड़ा गुण अधातुओं का। बात की जाए तो आधात्विक गुण इसमें ज्यादा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप देख सकते हैं कार्बन क्या है, वह एक अधातु होती है, ठीक है। ऑक्सीजन संख्या इनकी आपने देखी, प्लस से माइनस तक कितनी होगी, +4 होगी या -4 तक चलेगी, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और होता है 16 नंबर में, कार्बन की यौगिक, कार्बन के यौगिक। तो वैसे तो देखे जाए इसके करोड़ों यौगिक होते हैं, करोड़ों यौगिक होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। करोड़ों यौगिक होते हैं क्योंकि कार्बन में सर्वाधिक श्रृंखलन, चेन फॉर्मेशन करने का सबसे ज्यादा गुण किसमें होता है, तो ये कार्बन के पास होता है। कार्बन में सर्वाधिक चेन श्रृंखलन गुण उपस्थित होता है। अब इसका मतलब आप जान सकते हैं, ये चेन श्रृंखलन का मतलब क्या होता है, कार्बन चारों तरफ बॉन्ड बना सकता है। तो जब चारों तरफ बॉन्ड बना सकता है तो इस तरफ कार्बन से कार्बन आपस में कई जुड़ते चले जाएंगे, इधर भी जुड़ सकते हैं, इधर भी जुड़ सकते हैं, इस तरफ, यहाँ इस तरह से बहुत से कार्बन आप जोड़ सकते हैं, इस तरफ भी जोड़ सकते हैं आप। तो आप जितना चाहें उतने कार्बन को कार्बन से जोड़ सकते हैं, उसके बाद अन्य तत्व लगा सकते हैं। तो जब कार्बन से ही संयोजकता दिखा रहा है तो अन्य तत्वों से भी तो कार्बन आपको पता है 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड बनाने के कारण इसमें बहुत ज्यादा श्रृंखलन का गुण होता है, अर्थात ये श्रृंखलाओं में श्रृंखलाएं बनाता रहता है और बहुत से यौगिक बना लेता है। अब ये डिपेंड करता है कि इसमें कार्बन कितने होते हैं। कार्बन नंबर ऑफ अगर कम है तो छोटे यौगिक बनते हैं, अगर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो जा रहे हैं तो बहुत बड़े यौगिक बना लेता है। इस तरह से इसमें करोड़ों यौगिक इसके पाए जाते हैं। आप कुछ यौगिकों के बारे में भी जानेंगे। तो इसके बाद हमारा टॉपिक होगा क्या, हाइड्रोकार्बन। तो क्योंकि अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर जनरली सबसे ज्यादा यौगिक देता है और उसके साथ साथ इसमें कोई एक हाइड्रोजन अगर विस्थापित हो जाता है तो एक नया यौगिक बना लेता है, उससे उस क्रियात्मक समूह मानकर हम उसका अध्ययन करते हैं और उनकी एक नई सजातीय श्रेणी बन जाती है। अब सजातीय श्रेणी में अगर देखा जाए तो अगर हम बात करें, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, एल्कोहल है, एल्किल हैलाइड है, इस तरह के तरीके से बहुत से यौगिक हो जाते हैं। तो उन यौगिकों के बारे में पढ़ना है और उनकी आईपीसी को हम यहाँ पे देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन के बारे में परिचय देख लेते हैं। तो कार्बन जो होता है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके, अब जनरली ये हाइड्रोजन से तो क्रिया करेगा ही लेकिन अन्य तत्वों से भी क्रिया करता है, ऐसा नहीं कि अन्य तत्वों से क्रिया नहीं करता है, लेकिन जनरली कार्बन के यौगिक जो देखे जाए वो हाइड्रोजन के साथ ज्यादातर होते हैं। तो इससे कहा जाता है क्या, हाइड्रोकार्बन। अब इसमें भी अन्य तत्व भी होते हैं लेकिन हाइड्रोकार्बन इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है और हाइड्रोजन को विस्थापित करके अन्य क्रियात्मक समूह या कोई यौगिक या समूह जुड़ जाता है जिससे नए यौगिक बन जाते हैं और उस क्रियात्मक समूह के कारण उसके भौतिक और रासायनिक गुण भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हालांकि आपने यहाँ पे देख लिया कि कार्बन का प्रतीक क्या है, कार्बन का रंग कैसा होता है, ये आपने देखा होगा। धुआं वगैरह होता है, काजल होता है और कोयला होता है, इनमें कार्बन अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। और इनके यौगिक की बात करें अगर तो प्रथम कार्बनिक यौगिक आपको पता है, यौगिक यूरिया होता है जो कि किसने खोजा था, तो वोहलर ने खोजा था और बर्जीलियस साहब के सिद्धांत का खंडन करके किया था। बर्जीलियस की जो थ्योरी थी, वाइटल थ्योरी, उसका खंडन किया था किसने, इन्हीं के शिष्य वोहलर ने। और वोहलर ने ही क्या किया था, यूरिया का फॉर्मेशन प्रयोगशाला में किया था। हालांकि जो बर्जीलियस सर थे उन्होंने बताया था कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो जीवों के शरीर में स्वतः बनते रहते हैं, इन्हें कृत्रिम रूप से बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन इन्हीं के शिष्य वोहलर ने कृत्रिम रूप से कार्बनिक यौगिक के रूप में यूरिया का संश्लेषण किया और प्रथम कार्बनिक यौगिक बनाकर दिखा दिया और ये बता दिया कि कृत्रिम रूप से भी जो कार्बनिक यौगिक हैं उनको बनाया जा सकता है। आपकी जो वाइटल थ्योरी है वो एक प्रकार से गलत साबित हो गई। तो इस तरह से आपने जाना कि कार्बनिक यौगिक पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दूसरा कार्बनिक यौगिक एस्टिका में होता है जो कि कॉल्वे ने खोजा था और तीसरा होता है मेथेन।
तो इस प्रकार से लगातार कुछ ही वर्षों में आपको दिखे कि 3 कार्बनिक यौगिक लगातार खोजे गए। पहला यूरिया था, दूसरा एस्टिक अम्ल था और तीसरा मेथेन अर्थात मार्स गैस होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि यहाँ पे 2-3 टॉपिक और आ जाते हैं। एक आ जाता है एलपीजी, जो कि मैंने अभी बताया है। पेट्रोलियम अभी आपको बताया था कि वनस्पति जो होते हैं, अगर ये चट्टानों में या मिट्टी में बहुत वर्षों तक दबे रह जाते हैं और पेड़ पौधे अगर वनस्पतियों के हैं, अर्थात यही कह सकते हैं कि पेड़ पौधे या वनस्पति ये अगर ज्यादा लंबे समय तक, तो आप जैसे कि देख रहे हैं कार्बनिक यौगिकों में अगर देखा जाए तो जैसे वनस्पतियों से जो प्राप्त स्रोत होते हैं और जंतुओं से जो प्राप्त स्रोत होते हैं, उनमें पेट्रोलियम बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पेट्रोलियम के कुछ टॉपिक आ जाते हैं, जैसे कि एलपीजी और सीएनजी का, एलपीजी और सीएनजी। तो एलपीजी क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है और ये स्रोत जो होती है वो किसकी होती है? तो आपको पता होना चाहिए, प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होती है। प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, ये प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होती है। जबकि जो ये सीएनजी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको संपीडित प्राकृतिक गैस कहते हैं और इसको द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। लिक्विफाइड फॉर्म में होती है, अर्थात द्रव फॉर्म में होती है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस जो कि एलपीजी होती है, इसका स्रोत क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। जबकि सीएनजी जो होती है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, संपीडित प्राकृतिक गैस होती है ये, और इसमें इसका जो स्रोत होता है वो कौन होता है? तो मेथेन होता है। इसका स्रोत मेथेन होता है, जिसको हम प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसमें अगर बात की जाए, इसमें गंध के लिए एलपीजी में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो इसमें मेथिल मर्केप्टेन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? मेथिल मर्केप्टेन, जो कि 1% विलयन होता है गैसों के साथ में। तो इनके बाद अब आगे हम बढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन की ओर। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और हाइड्रोकार्बन का जो क्लासिफिकेशन होता है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लास 10 से लेकर फिर अदर क्लासों के लिए, अन्य क्लासों में तो बहुत ज्यादा इसका क्रेज रहता है। खैर देखते हैं, तो बढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन होते क्या है जनरली? पहले अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन और कार्बन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों तत्वों से जो मिलकर एक निश्चित अनुपात में यौगिक बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन मेनली 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ओपन चेन और एक होते हैं क्लोज्ड चेन। क्लोज चेन। तो ओपन चेन और क्लोज चेन, खुली श्रृंखला के यौगिक ये कहलाते हैं। खुली श्रृंखला के यौगिक, और ये होते हैं बंद श्रृंखला के यौगिक। ये बंद श्रृंखला के यौगिक, बंद श्रृंखला के यौगिक ये हो जाते हैं। अब इनमें अगर हम बात करें तो इनमें 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। कौन कौन से? तो आपको पता होगा, एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो कि एलिफैटिक होते हैं। कैसे होते हैं? एलिफैटिक होते हैं। इनको एलिफैटिक कहा जाता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, और जो कि 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड, जिसको हम संतृप्त कहते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन सैचुरेटेड, जिनको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड।
तो सैचुरेटेड क्या होता है, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य पाई बंध नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, सिग्मा बंध ही पाए जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, अर्थात यहाँ पर पाई बंध क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो हम सीधे ये बॉन्ड ना बनाकर हम सीधे बता दें कि पाई बॉन्ड जिनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर संतृप्त में क्या होगा, पाई बंध एब्सेंट होता है, जबकि यहाँ पर संतृप्त में क्या होता है, सॉरी असंतृप्त में यहाँ पर पाई बंध क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के आधार पर क्या कहा जाएगा कि ये संतृप्त और असंतृप्त होते हैं। संतृप्त किसको कहते हैं, जिसमें पाई बंध नहीं होता है, और असंतृप्त वो होते हैं जिनमें पाई बंध पाया जाता है। और हालांकि बात करें अगर हम, तो बंध श्रृंखला के यौगिक भी जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक में बात करें तो इनमें ये होते जो हैं वो साइक्लिक रिंग के होते हैं, और इनमें भी अगर देखा जाएगा तो समचक्रीय और विषमचक्रीय हो जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम पूरा अलग एक तरह से पढ़ेंगे। हालांकि 9th 10th 11th 9th 10th में तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 11th और 12th में इसका एक पूरा टॉपिक बन जाता है, जिसको हमें अच्छे से पढ़ना है, तो इसको हम अलग टॉपिक लेकर बताते हैं। तो एलिसाइक्लिक हालांकि देख लेते हैं क्या होते हैं। तो एलिसाइक्लिक में आपको पता है जो साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले होते हैं, जो कि एरोमेटिक नहीं होते हैं, उनको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो जैसे इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाते हैं, हम बात करेंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन, इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। और ये होते हैं दो तरह के, समचक्रीय और विषमचक्रीय। तो साइक्लिक की बात करें अगर हम, यहाँ एलिसाइक्लिक यहाँ लिखना चाहिए था, और ये दो प्रकार के हो जाते हैं। फिर से एलिसाइक्लिक और ये दो प्रकार के डिवाइड हो जाते हैं, समचक्रीय और विषमचक्रीय। समचक्रीय होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, विषम चक्रीय। और इसके भी दो प्रकार हो जाते हैं, इसी तरह से एरोमेटिक के भी दो प्रकार हो जाते हैं। यहाँ पर भी समचक्रीय और विषमचक्रीय बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एरोमेटिक की बात करेगा, हम समचक्रीय की बात करें तो बेंजीन तथा बेंजीन के व्युत्पन्न हो जाते हैं। बेंजीन तथा बेंजीन के व्युत्पन्न, बेंजीन तथा बेंजीन के व्युत्पन्न हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर अगर हम बात करें समचक्रीय में, तो समचक्रीय में आपको पता है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, और यहाँ पे पायरॉल, थायोफिन, पिरिडीन, इस तरह के यौगिक आ जाते हैं। तो इनके बारे में हम बाद में बात करते हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हमें देखना क्या है, हम खुली श्रृंखला के यौगिक जो है उनको देख लेते हैं। तो सैचुरेटेड में आप जानते हैं क्या होते हैं, इसमें आ जाते हैं एल्केन। और इस असंतृप्त में दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं, तो आप देख लीजिएगा, यहाँ आ जाएगा एक एल्कीन और एक हो जाएगा क्या, एल्काइन। एल्काइन। हालांकि ये हमारा अभी टॉपिक, इसको हम बाद में लेते हैं। अभी पहले ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10th के हिसाब से मैंने क्लास अकॉर्डिंग ली है, तो हमारी ये मेन टॉपिक ये वाले होंगे। तो देखिएगा एल्काइन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं, इनको आप देख लीजिएगा जरा सा। अगर हम बात करें एल्केन क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य, एल्केन कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा, वो एल्केन कहलाते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा, एल्कीन कहलाएंगे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड पाए जा रहे हैं कार्बन कार्बन के मध्य, तो ये एल्काइन कहलाते हैं। अब इनका अनुलग्न अगर बात करें तो ये तो बॉन्ड के नंबर 1 बंद हो गया, नंबर 2 यहाँ पर आएगा। इनका अनुलग्न क्या होता है, एन अनुलग्न हो जाता है। इसका अनुलग्न की बात कर रहे हैं, जो सफिक्स होते हैं पीछे लगते हैं, और ये हो जाएगा इन, और ये हो जाएगा आइन। अब अगर बात करें तो एल्केन में जो संकरण होता है, थर्ड नंबर की बात करें तो इनमें जो संकरण होता है वो होता है क्या, sp3। एल्कीन में होता है sp2 संकरण, ये आप ध्यान रखिएगा, sp2 संकरण। और यहां पर जो होगा एल्काइन में वो sp संकरण होता है। संकरण आप अभी खास तौर से इसकी जब क्लास देखेंगे तब आप समझ पाएंगे, लेकिन अभी जानकारी के लिए रख लीजिए कि इसमें sp3, इसमें sp2 और इसमें sp संकरण होता है। अगला है 4th नंबर है, इनमें अगर सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2n+2, अर्थात अगर कार्बन की एल्क श्रेणी देखेंगे, अगर कोई एल्केन श्रेणी पूरी सजाती श्रेणी देख रहे हैं, तो इनमें कार्बन जितने होंगे हाइड्रोजन उसके 2 गुने से 2 ज्यादा होते हैं। C का मतलब है कार्बन, N का मतलब नंबर ऑफ 1 2 कोई पूर्णांक होगा। अब जितने N होंगे उसके 2 गुने N हाइड्रोजन होगा,
और प्लस 2 और जोड़ देंगे, अर्थात 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। कार्बन जितने होंगे उसका 2 गुना करिए। मान लीजिए 5 कार्बन है तो उसका 2 गुना करेंगे पहले तो 10 हो जाएगा, और 2 और जोड़ना पड़ेगा तो 12 हो जाएंगे। अर्थात अगर C5 है तो H12 हो जाएंगे, तब जाके ये एल्केन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो CnH2n, सिर्फ 2n कर देंगे तो ये एल्कीन का फार्मूला हो जाएगा। अर्थात C5 है अगर तो H क्या हो जाएगा, H10 ही रखेंगे तो ये एल्कीन हो जाएगा, ये एल्केन ये एल्कीन। और अगर 2 और कम कर दें CnH2n -2 कर दें, यानी C5 है अगर और H 2 गुना करके 2 कम कर दें, यानी 10 करके फिर 2 और कम करें तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये एल्काइन हो जाएगा। तो 5 कार्बन के आप देख सकते हैं इस तरह से कितने हाइड्रोकार्बन हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। तो इसको आप थोड़ा ऊपर वाले लिख लीजिएगा, CnH2n -2 हो जाता है। तो ये हो जाएगा, आप फार्मूला देख सकते हैं। यहाँ पे कार्बन जितने उससे 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, और यहाँ पे सिर्फ 2 गुना करना है आपको हाइड्रोजन, और यहाँ 2 गुने से 2 और कम कर देना है। तो ये होता है क्या, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। हालांकि कुछ प्रॉपर्टीज और होती हैं, तो इसको हम हाइड्रोकार्बन को एक बार थोड़ा सा और बताना चाहेंगे। अगर आप बना लीजिएगा उसके बाद फिर आगे और समझिएगा। इसको विस्तृत पूरा हम बता दे रहे हैं एक बार और। तो अगर हम बात करें पुनः एक बार हाइड्रोकार्बन की, तो इधर हो जाते हैं कौन से, संतृप्त, और इधर हो जाएंगे कौन से, असंतृप्त। फिर से हम बना दे रहे हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये 2 प्रकार के आपने श्रृंखला वाले देख लिए, श्रृंखला वाले। अब इसकी बात करें तो हमने कहा था एल्केन, और इसको मैंने कहा था इसके 2 प्रकार, एल्कीन और एल्काइन। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा ताकि कोई आपको डाउट ना रहे। यहाँ पे हो जाएंगे कौन से, एल्केन, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, एल्कीन, और यहाँ हो जाएगा क्या, एल्काइन। तो अगर हम बात करें तो इनकी पहचान क्या होती है, तो मैंने बता रखा, संतृप्त में क्या होते हैं, पाई बंध नहीं होते हैं, और इसमें असंतृप्त में पाई बंध उपस्थित होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये इनकी पहचान होती है। अब नंबर 1 मैंने बताया है, कार्बन कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या होते हैं, एल्केन होते हैं, बाकी सारे बॉन्ड अलग बनते हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन कार्बन कार्बन के मध्य एक ही बॉन्ड होगा। दूसरा होता है कार्बन कार्बन के मध्य अगर डबल बॉन्ड है तो बाकी के 2 बॉन्ड कार्बन अलग बनाता है, क्योंकि कार्बन की चतुष्फलक संयोजकता होती है, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। 2 बना लिया खुद से, लेकिन 2 ये अलग बनाएगा, 2 ये अलग बनाएगा, तो ये एल्कीन हो जाता है। और यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको एल्काइन कहते हैं। अगला मैंने बात किया इनका अनुलग्न क्या होता है, तो इनका अनुलग्न होता है एन, ANEN, इसका अनुलग्न होता है ENE, इन, और इसका होता है YNE, आइन। सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2n+2, यानी कार्बन जितने हाइड्रोजन 2 गुने से उसके 2 ज्यादा। यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, CnH2n ही करना है, और यहाँ पर CnH2n -2 कर देना है आपको, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हमने बात की है संकरण की, तो इसमें sp3 संकरण होगा, यहाँ पे sp2 होगा, और यहाँ पर sp संकरण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाता है संकरण की बात। इसका नाम हो जाता है, इसका साधारण नाम जो होता है इसको कहते हैं पैराफिन। पैराफिन, इसको बोलते हैं ओलिफिन, ये ओलिफिन्स होते हैं, और इसको बोलते हैं एसिटिलीन, एसिटिलीन्स होते हैं ये। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ओलिफिन्स होते हैं, ओलिफिन, पैराफिन, ओलिफिन और एसिटिलीन। इसको आप पढ़ सकते हैं PO एसिटिलीन। तो इसकी एक ट्रिक हो जाएगी क्या, PO एसिटिलीन्स, ये ध्यान रखिएगा। P फॉर पैराफिन, O फॉर ओलिफिन, और एसिटिलीन तो एसिटिलीन्स का ये है, ये आपको ध्यान रखना है, इसकी ट्रिक हो जाती है। इससे क्वेश्चन क्या उठते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना होता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, या एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। संकरण वगैरह तो कभी कभी पूछ ले जाते हैं, बाकी आपको याद रखना होता है। तो ये हो जाता है क्या,
हमारा हाइड्रोकार्बन, जो कि हमने खुली श्रृंखला के बारे में आज पढ़ा है। इसके बाद अगली जो वीडियो होगी फैटी के बारे में, सॉरी एरोमेटिक के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।